उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मेरा नाम है नवीन राणा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 देने वाले हैं। उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको डीएलएड मैथ, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, वो भी सीरीज़ में, जिसमें मैं लगभग जो है सामान्य ज्ञान के जो है लगभग 15 से 20 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसी तरह जो है रीजनिंग में जो है लगभग 10 से 12 जो है मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हमारा जो टारगेट है 50 में से 50 मार्क्स लाने का। ठीक है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप सारी वीडियो को देखिए और अपने जो है एग्ज़ाम की तैयारी को और बेटर बनाएं। ठीक है, शुरू करते हैं आज के मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दोस्तों पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। ऐसा मान के चले कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 10 और 16 से भाग किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल आए। ठीक है, तो वो आपको करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप जो है यहाँ पे ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। क्या बोल रहा है ये, वो छोटी से छोटी संख्या निकालने में 10 और 16 से भाग करने पर जो है शेषफल 6 आए, तो आप 10 से भाग दीजिएगा 36 के साथ, तो 6 बच रहा है। ठीक है, 10 छक्का वो जो 10 या 30, 6 बच रहा है। 6 पर 16 से भाग देने पर बच रहा है 6 नहीं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको चेक कर सकते हैं एक एक करके। बट मैं आपको बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ। बेस्ट ट्रिक क्या करना है, आपने जो भी संख्या दी हो सकता है यहाँ पे 3 संख्या भी दी होगी ना, जिसे जो है 10, 16 या कुछ और भी दिया होगा, तो जितनी भी संख्याएं दी हैं उनको आपने क्या करना, उनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो आपने क्या करना, 10 और 16 का जो एलसीएम है वो कितना है, 80 है। ठीक है, एलसीएम अगर निकालना नहीं आता है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं एक वीडियो स्पेशली आपको इसी पे लेके आऊँगा जिसमें एलसीएम निकालना सिखाऊंगा बेस्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 10 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 80। एलसीएम का मतलब जिनमें दोनों का भाग चला जाए। 80 में देखो 10 का भाग भी जा रहा है, 10 8 80, और 16 का भी जा रहा है, 16 5 80, तो वो हमारा एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो एलसीएम हमने ले लिया और जो शेषफल है उसको हम इसके साथ क्या कर लेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, 86 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल ट्रिक से मैंने समझाने की कोशिश करी। इस ट्रिक को आप याद रखिए। कभी भी अगर आपके ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया कि छोटी सी छोटी संख्या, ठीक है, छोटी छोटी संख्या आपको निकालनी है और बोला कि 10 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल से कुछ भी आ जाए, मतलब ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जब भी आपको पूछा जाए तो आपने क्या करना, उन संख्याओं का एलसीएम निकालना है और जो शेषफल दे रखा होगा उसके साथ प्लस कर देना है, वो आपका आ जाएगा छोटी से छोटी संख्या। 86 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पास बुक हैं तो उसमें देखिएगा और आप इस तरीके से करने की कोशिश करें, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या दे रखी है हमारे पास 21 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दे रखी है 30 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है, त्रिज्या यानी कि आर होती त्रिज्या, वो कितनी दे रखी है, 20 और एक क्या हमें क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए दोस्तों। क्या होता है बेलन का, तो आपको ये पता होना चाहिए 2πr/h ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, इसको हम रख देते हैं। 2π की वैल्यू कितनी होती है, आप सभी जानते हैं 22/7 होती है। ठीक है, और r हमारे पास कितना है, ये है 21। ठीक है, और h हमारे पास कितना है, 30। क्लियर है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 7 से हमने इसको काट दिया 3 टाइम। ठीक है, और ये है 22 दूना कितना हो गया, 44, और ये 30 दिया 90। ठीक है, हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 चौको 36, 6 3 36 और 3 39 और एक 0, 3960। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, कितना है, 608 है और यह 5% घाटे पर बेची गई, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, ये हमें बताना है। ठीक है, क्या दोस्तों ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिए। क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस, मतलब भी कोई वस्तु को 608 रुपये में अगर वो बेच रहा है तो उसको 5% का घाटा हो रहा है। ठीक है, उसको 5% के घाटे पे वो बेच रहा है, तो आपको क्या बताया ना, वस्तु का क्रय मूल्य बताना, कितने में उसने वो वस्तु खरीदी। अगर आप इसको थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे
तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो 608 है, क्या वो आपको लग रहा है कि ये जो है 95% के बराबर है? होगी नहीं होगी, क्योंकि देखो जब ये 608 रुपये में बेच रहा है तो इसको 5% का घाटा हो रहा है, यानी कि ये 95% के बराबर हो गई। ठीक है, ये 95% के बराबर हो गई, तो आप 1% निकाल लो पहले। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? तो 1% बराबर हो जाएगा 608/95। ठीक है, तो हम उस 100% निकालेंगे तो हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा, तो इंटू 100 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको काट देते हैं, 19×95 और 20×100। ठीक है, अब 19 से हमने इसको काट दिया, कितनी बार? 19 से हम इसको काट सकते हैं, 19 दूना 19 तियाँ, यहाँ पे मैं कलर से 3 टाइम कितना हो गया 57, और 57 से कितने बार 38, तो 19 दूना 38, तो ये बच गया यहाँ पे 32। ठीक है, और 32 की इंटू अगर हम इससे कर लेंगे 20 से, तो 32 दूना कितना होता है 64 और 1 0, यानी कि 640 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है दोस्तों? चलो, समझ नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, इस क्वेश्चन को और धीरे से देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये रहा, एक कार की गति 54 किलोमीटर पर आवर है। मतलब एक कार जो है वो किस स्पीड से चल रही है? 54 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है। इसे 240 मीटर की दूरी तय करने में कितना सेकंड लगता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, इतना ही सिंपल लेवल पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलो, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले आपको पता होना, हमें निकालना क्या है? समय निकालना है ना, कितना समय लगेगा उसको 240 मीटर की दूरी को तय करने में। तो समय बराबर आप सभी को पता है। अगर आपने इस टाइप के वीडियो मैंने स्पेशली जो है दोस्तों स्पीड डिस्टेंस वाली वीडियो मैंने अपलोड करी है मैथ पोर्शन में, आप देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, वहाँ से आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, ये आपको पता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, हमें जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 54 किलोमीटर पर घंटे में दे रखी है, पर हमें किस में चाहिए? मीटर पर सेकंड में चाहिए ना, क्योंकि हमें मीटर में दे रखी है दूरी। तो हम इसको क्या करेंगे, 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? तो मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होगा 5/18 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये पता है, मैंने अच्छे से समझाया है। जब हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 की गुणा करते हैं, और अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 कर देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे किलोमीटर को क्या करना है? मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 की मल्टीप्लाई 18 18 दिया 54 और 5 दिया 15, तो क्या आ गई? 15 मीटर पर सेकंड आ गई हमारी क्या चाल, स्पीड आ गई। मतलब ये जो कार किस स्पीड से चल रही है? 15 मीटर पर सेकंड। अब हमें 1 सेकंड में ये 15 मीटर जा रही है, तो अब हम बता सकते हैं 240 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो बस अब हमारा यहाँ से आंसर आ सकता है ईजिली, क्योंकि ये हमने निकाल दिया ना 15 मीटर में 1 सेकंड, जो 1 सेकंड में ये 15 मीटर चलती है, तो 240 मीटर दूरी, समय हमने निकालना, दूरी कितनी है? 240 मीटर है, और चाल क्या है, किस चाल से चल रहा है? 15 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो इसको काट देंगे। ठीक है, तो 15 को इसको कर देंगे, तो 15 एकम 15 आ जाएगा। ठीक है, कितना बच रहा है? 5 और 4 9। ठीक है, और 15 छक्का 90, यानी कि 16 मीटर। ये टाइम आ जाएगा हमारा 16 सेकंड, सॉरी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारा जो ये समय है कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे हमारा 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है? किसी संख्या का 12% क्या 960 के 30% के बराबर है, तो वो संख्या कौन सी है, वो आपको निकालना है। देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले, क्या कह रहा है? किसी संख्या, कोई संख्या है, उसका 12 जो प्रतिशत है 960 के 30% के बराबर है, कौन सी संख्या है वो? ठीक है,
तो चलो हमने उसको मान लिया एक्स का कितना 12%, एक्स का 12%, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। क्या निकालते जब हम किसी का परसेंट, जैसे मैंने बोला 40 का 20%, तो हम लिखते हैं ना 40 का 20%, ऐसे लिखते हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एक्स का 12% किसके बराबर है, 960 का 30% के बराबर है। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा। 100 से 100 कट गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम काट देंगे, 3 से काट देते हैं, 3 चक्कू 12 और 10 तियाँ 30। ठीक है, और 4 से हम इसको काट देते हैं 96 को, 4 दूनी 8, 1 बज के 16 और 4 चक्कू 16, यानी कि 240। ठीक है, और 240 की इंटू हम कर देंगे 10 से, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2400 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 2400, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये रहा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का है। ठीक है, ध्यान से करिए इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है देखो, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 12 दिनों में, और सी की सहायता से वही कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। बहुत ही ज़्यादा ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ईजी होते करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझे, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आप उन सभी को ईजिली कर लोगे। ठीक है, अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो सबसे पहले आपने क्या करना, ये है ए बी। ठीक है, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, और सी की सहायता से वो 4 दिनों में कर रहा है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये कितने तीनों मिलके कितने दिन में, 4 दिन में उस काम को कर रहे हैं। तो आपका जो पहला काम है वो क्या है, इनका एलसीएम निकालना है, वो हमारा आ जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, जो हमारे इनका एलसीएम आएगा वो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल काम है कितना, तो टोटल काम हमारा हो जाएगा 10 और 12 और 4 का एलसीएम। देखो एलसीएम यहाँ पे भी निकालना है, एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है ना, 60 इसका आ जाएगा एलसीएम। 60 क्या है, इन तीनों का इसमें भाग चला जाए, देखो तो कितना जा रहा है, ये है, ये 10 इसमें आ जाएगा, टोटल काम हो गया 60। ठीक है, तो 10 छके 60, 6 आ जाएगा, 12 पंजे 60 और 15 चौको 60। ठीक है, मतलब ये है कि टोटल काम हो गया इनका 60 है। तो ये ए जो है टोटल काम जो है 60 काम है, मतलब 60 समोसे बनाने, तो 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने समोसे बनाएगा, 6 बनाएगा। वैसे बी जो है 60 समोसे जो है 12 दिन में बनाते हैं, तो एक दिन में कितना बनाएगा, 5 बनाएगा। उसी तरीके से तीनों मिलके जो है 4 दिन में 60 समोसे बनाते हैं, तो एक दिन में कितने समोसे बनाएंगे, 15 बनाएंगे। ठीक है, तो ये इनकी इफ़िशियंसी आ गई वर्क की। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि तीनों मिलके कितने 15 इसको बना 15 काम कर रहे हैं एक दिन में। ठीक है, और ये ए कितना कर रहा है, 6 कर रहा है, और बी कितना कर रहा है, 5 कर रहा है, और तीनों मिलके 15 कर रहे हैं। तो अगर हम ए और बी को जोड़ दें, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, ए और बी अगर हमारा 11 है, वो 15 में से अगर हम 11 घटा दें तो बच क्या रहा है, 4 बच रहा है ना। तो वो 4 किसका कौन कर रहा है, वो 4 काम को सी कर रहा है। समझ रहे हो ना, टोटल तो 15 है, ए बी सी तीनों मिलके 15 कर रहे हैं। 15 में से अगर हम देखें ए और बी का जो है वो 11 हो रहा है दोनों को जोड़ के, तो 15 में से अगर हम इन दोनों को हटा दें तो सी का ही तो बचेगा, तो सी कितना बचेगा, 4 बचेगा। टोटल काम कितना है, 60 है। क्या बोले, सी अकेले इस काम को, टोटल तो 60 है ना, अगर सी इस काम को अकेले करे, सी एक दिन में कितना करता है, 4 करेगा, तो टोटल कितना है, 60 है। 60/4 देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यानी कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो इस पर मुझे कमेंट करिएगा, मैं टाइम और वर्क पे जो है स्पेशली एक वीडियो बना के लाऊंगा अगर आपको ये समझ नहीं आए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में मिनिमम 2 क्वेश्चन तो पूछे जाने वाले हैं पक्का, और ये बहुत ईजी होता है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीन क्रमागत समपूर्णांकों का योग 84 है, उनमें से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। ठीक है, चलो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए बहुत सिंपल तरीके से हम इसको करने वाले हैं।
तीन क्रमागत समपूर्णांक का योग कितना है 84। मतलब क्या बोला, तीन सम संख्याएं हैं कोई, उनका अगर हम योग करें तो वो 84 है। उनमें से सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है ये बताना है। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपने सीधे सीधे क्या करना है, ये जो 84 है इसको ना 3 से भाग दे दो, क्योंकि क्या बोला तीन क्रमागत संख्या है ना, 3 से भाग दे दो इसको। तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, कितना बचेगा 2, 24। ठीक है, और 3 8 है 24 हो जाएगा 8, यानी कि 28 आ रहा है। समझ रहे हो, सॉरी यहाँ पे कितना आ गया। ठीक है, तो क्या हमें देखा यहाँ पे, अगर हमने इस 84 को क्या कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 28 28 28 आ गई वैल्यू हमारे पास। ठीक है, तो वो जो 28 वाली वैल्यू है ना, ये हमारे आ गए मिडिल वाली। समझ रहे हो, वो वैल्यू कौन सी आएगी, हमारी बीच की वैल्यू आ गई 28। तो हम इससे क्या करेंगे, 2 कम कर देंगे 26 और 2 ज़्यादा कर देंगे 30। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास वो 3 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि तीनों सम संख्याएं हैं ना। सम नहीं पूछी होती तो 28 से 1 कम कर देता, पर सम क्या है, 28 से 2 कम करेंगे तभी तो सम बनेगी, 26 है और 2 आगे जाएंगे, क्योंकि ये बीच वाली वैल्यू आएगी हमेशा। ठीक है, क्या किया मैंने, इस 84 को मैंने 3 से भाग दिया। क्यों दिया, क्योंकि 3 हिस्से कर दिए इसके, क्योंकि 3 क्रमागत बोले, तो 84 को मैंने 3 से भाग दिया तो 28 आ गई, वो जो बीच की संख्या आ जाएगी। ठीक है, बीच की संख्या आई तो 2 मैंने इसके साथ प्लस कर दिया 30 और 2 कम कर दिया 26। तो इस तरीके से हमारी 3 संख्याएँ हो जाएगी। पूछा क्या, उनमें से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, तो इनमें से सबसे छोटा जो पूर्णांक है वो 26 है। तो 26 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। और अगर बोला होता है सबसे बड़ा कौन सा है, तो 30 हमारा हो जाता है। क्लियर है। तो इस तरीके से अगर आप इन तीनों को जोड़ें तो आपका आंसर 84 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए आप क्या है, 8 और 6 14 का 4 1 और 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, 84 आ रहा है। समझ रहे हो ना आप बात को। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो जब भी आपके पास ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बिल्कुल आप इसी तरीके से करिएगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से करेंगे। क्या पूछ रहा है, 200 में 200 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 तथा 6 दोनों का गुणज है। मतलब 200 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 का भी मल्टीप्लाई हो और 6 का भी होना चाहिए, ऐसे में देखना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। गुणज कब होगा, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20, तो 20 में क्या 5 का भाग जा रहा है, हाँ 5 को 20 जा रहा है, पर 6 के पहाड़े में आ रहे नहीं, 6 का गुणज है ही नहीं 20। तो सीधा सीधा हमें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम निकाल सकते हैं, जो इन दोनों का एलसीएम होगा वही होगा। तो इन दोनों के अगर हम एलसीएम की बात करें तो 30 इनका एलसीएम होगा। हमने क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है सबसे पहले। 30 इनका एलसीएम आएगा तो मतलब 30 इनका गुणज हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 90 होगा। उसके बाद 120 होगा, 150 होगा और 3 से कटार 180 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद का हमें जानना ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद अगर हम करेंगे तो 210 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे जो यहाँ पे ही हम क्या करेंगे, 200 तक ही जाना है। तो कितनी संख्याएं हो गई है, ये होगी हमारे 3 और 3 6 संख्याएं होंगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे। मैं जो बेस्ट ट्रिक है इसको सॉल्व करने का, ईजी से ईजी मेथड, वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, इस क्वेश्चन को करिएगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, 7200 के 30% का 20% का मान क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझिएगा और इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखेंगे 7200 का कितना 30%, तो हम 30% को लिख दें इस तरीके से। ठीक है, ये 30 है, 30/100 और उसका भी 20%, तो हम ऐसे लिख देंगे 20%। को इस तरीके से लिखते हैं 100। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व कर देते हैं, बहुत ईजी है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 1 जीरो से ये जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, बस 3 दूनी कितना होगा 6 और 6 से 72 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 दूनी 12 का 2 1 और 6 से तो 42 और 43, 432। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर सही हो जाएगा।
क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे तो इस तरीके से आप इसको ईजी तरीके से कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, चलो इस टाइप के क्वेश्चन को करिएगा। यदि किसी वर्ग का विकर्ण दे रखा हमारे पास कितना 10 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, विकर्ण हमें दे रखा, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है ये फॉर एग्जाम्पल जैसे ये, सॉरी ये वर्ग नहीं बना, वर्ग क्या होता है, चारों साइड जिसकी इक्वल हो। ये हमें इसकी भुजाएं दे रखी है, ये ए है, ए है, ए है, ए, ये विकर्ण हमें दे रखा है। विकर्ण कितना है 10 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है इसका। तो आपको पता होगा वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण भुजा √2 क्या होता है, भुजा यानी कि a√2 होता है। क्लियर है, ये आपको पता होगा। वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है a√2 यानी कि भुजा √2 होता है। और ये a√2 की वैल्यू हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, 10 दे रखा है, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे इसको, ये a = क्या हो जाएगा 10/√2 हो जाएगा। क्लियर है, और हमें क्या निकालना है, इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है, a² होता है। ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या 100, और ये हो जाएगा √2 हट जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 100/2 यानी कि क्या आ जाएगा 50 हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इसको इजी आपने कर लिया होगा ये। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में भी इसके पूछे जाने के पूरे चांसेस, तो इसका बहुत ही बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, 6 मीटर लंबाई, 8 मीटर चौड़ाई और 20 मीटर ऊंचाई वाले एक कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई मीटर में क्या है। देखिए, यह आपका एक रूम है, ठीक है, ये आपका कमरा है। तो आप मुझे बताएं, आप इसमें सबसे लंबी छड़ कैसे में रख सकते हैं। अगर आप सबसे लंबी, अगर आपको एक सरिया रखनी है या कुछ भी लंबी छड़ है, सबसे लंबी छड़ आप कैसे में रखोगे, अगर आप ऐसे में रखोगे तो क्या सबसे लंबी नहीं, सबसे लंबी जो आपकी होगी वो क्या होगी, इस तरीके से आपकी आएगी, यानी कि विकर्ण में आपकी सबसे लंबी छड़ हो जाएगी। अगर आप ऐसे में रखेंगे सबसे लंबी आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि आपको विकर्ण निकालना है इसका, समझ रहे हो, आपको इसको विकर्ण निकालना। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, ये फॉर्मूला पुट कर देना है, x = ये लगा दो स्क्वायर। ठीक है, l² + b² + h², बस ये फॉर्मूला लगा दो, कहानी ख़त्म। ठीक है, क्या है ये, l क्या है, हाँ l क्या है, उसकी लंबाई है कितनी है। ठीक है, ये दे रखी है हमें 6, 8 और 20, तो ये लिख देते हैं हम इसको 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर + 20 का स्क्वायर। ठीक है, छः का स्क्वायर कितना होता है 36 + 8 का 64 + 20 का कितना 400, ये हो गया। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 6 4 10 और 6 4 10 यानी कि 100 400 यानी कि 500 हो गया हमारा। ठीक है, √500 हमारे यहाँ से आ गया। ठीक है, अब हम इसको ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 100 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 100 × 5 हमने इसको लिख दिया, तो इसके बाद जो है क्या हो जाएगा 10 इससे बाहर आ जाएगा 10, और ये 5 यहाँ का रूट में आ जाएगा, तो 10√5 हमारा सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, 10√5। क्लियर है दोस्तों, कोई डाउट इसमें, क्या करना है, इस तरीके के अगर क्वेश्चन पूछे जाए कमरे में जो सबसे लंबी छड़, तो सबसे लंबी जो है विकर्ण में आएगी, तो विकर्ण निकालने के लिए हमें किस तरह इस फॉर्मूले का आप यूज़ करें, l² + b² + h², ये आपने रख दिया। उसके बाद ये आया हमारा √500, इसको हमने लिख दिया 100 × 5,
तो ये हमने रूट हटाने के लिए इसको 10 बाहर आ गया और ये √5 आ गया, तो 10√5 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपका इस तरीके से हम इसको करते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं एक और क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है 2⁵ बोल दे इसका मान बताओ, इसका मान ज्ञात कीजिए, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आपको ऑप्शन दे देंगे 64, 128, 512 और 256। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को बताएं आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर इसका क्या आएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि आपने क्या कर दिया 2 का क्यूब कर दिया। 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, तो 64 इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, आपने क्या करना है इस वाले को पहले सॉल्व करो ऊपर वाले को, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी कि ये हो गया फिर 2⁹ हो गया। ठीक है, 2 ये 9 हो गया, और 2⁹ का मतलब क्या है 2 को हम 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, 9 बार मल्टीप्लाई, 2⁹ का मतलब क्या हुआ 9 बार मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी कितना होता है 512, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन भी। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, इस पहले ऊपर वाले को सॉल्व करना है, उसके बाद जो बनेगा उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है? चलिएगा दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, बहुत इजी तरीके से। देखो क्या दे रखा 8 सही 1/7 प्लस 5 3/7 प्लस 4 सही 2/7 प्लस 3 सही 1/7 को आपने बताना, मान बताना इसका। ठीक है, और इसके आपको ऑप्शन दिए गए हैं 22, 23, 24 और 21। ठीक है, क्या इसका सही आंसर होगा? तो इसको आप किस तरीके से आप देख रहे हैं, सबका जो डिनोमिनेटर यानी कि हर बोलते हैं इसको, नीचे वाली संख्या सब में 7 है। ठीक है, तो आप पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, या आप क्या करेंगे पहले इनको सॉल्व कर लो, जो ये आपको दे रखा है शुरू में प्लस प्लस वाले। ठीक है, इनको अलग कर दो, तो क्या हो जाएगा 8 + 5 + 4 और +3, कौन से ये जो शुरू में दे रखे। ठीक है, इनको आपने लिख दिया, प्लस कर दो आप इनको 1/7 प्लस इनको अलग रख दो। ठीक है, और ये हो गया 3/7 प्लस 2/7 प्लस 1/7। समझ रहे हो किस तरीके से हमने इसको करने की कोशिश करी है? हमने इनको इस तरीके से लिख दिया, और अगर आपने इस तरीके से लिख दिया तो आपका आंसर बहुत ईजी आ जाएगा। इनको अगर आप जोड़ दें तो 8 और 5 13 और 4 कितना हो गया 17 और 3 20, ये आ गया हमारा 20 प्लस। अब आप इनको देखेंगे, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इनके सबके डिनोमिनेटर में 7 है, तो आप लिखेंगे 7, और ऊपर प्लस करेंगे सब प्लस होंगे, तो 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, तो 7/7। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7/7 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 20 + 1 = 21 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो इस तरीके के इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, कुछ भी क्वेरीज है अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इनमें जो भी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ भी क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और एलसीएम या किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है और आपको उसमें अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके हिसाब से आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।